हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाली थी और इसमें कि मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था अबाउट माय जर्नी टू बिकम अ सीएचओ। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पर्सनली टेलीग्राम पे पूछा कि मैम इफ़ यू कैन हेल्प अस, आप हमारे साथ अपने नोट्स शेयर कर सकते हो या कोई और वीडियोस जिसके थ्रू आप हमें थोड़ा हेल्प ले सको। तो ऐसा करके सोच के मैंने एक सीरीज़ शुरू की है। ये CHO सीरीज़ के अंडर आई विल प्रोवाइड ऑल द गाइडेंस जो कि आपको हेल्प करेगी टू बिकम अ CHO इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। ओके, सो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑफ कोर्स जैसे मैंने अपनी स्ट्रेटजी में भी बात की थी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले टू नो द बेसिक लेवल ऑफ योर, है ना। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हैं जो कि जिसका नाम भी सेम यही है, RN एस्पिरेंट्स, जो कि हम आपको बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। सो अगर आप इस चैनल पे ऐड हैं RN एस्पिरेंट्स पे, तो यहाँ पे आपको CHO के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, सिलेबस है, सब कुछ मिल जाएगा। एंड तो आप खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट इस वीडियो का जो मोटो है, मेन पर्पस जो है वो ये है कि आप अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने में, तो वो एक तो, और दूसरा यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करवाए जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको जो भी नए पॉइंट्स मिलेंगे वो आपके डेफिनेटली काम आने वाले हैं, है ना। तो मेरे साथ ये एक मैं कुछ 8-10 या मैक्सिमम 12 या 15 क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो डेली एक क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं आई थिंक, और इन 12 या 15 क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू जितने क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं, जितने टॉपिक्स आपके कवर होने वाले हैं, उससे आपका 60 to 70% एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ। क्योंकि CHO का सिलेबस उतना ब्रॉड नहीं है और एग्ज़ाम पैटर्न भी अभी तक उतना कुछ खास कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ है, और क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनमें से सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, उसी लेवल के आते हैं, और कई बार तो एज इट इज़ क्वेश्चंस में एज इट इज़ क्वेश्चन उठा के रख दिए जाते हैं। तो 60 to 70% काम आपका हो जाएगा इन वीडियोस को देख के। बाकी 10-20%, 30% आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, वो आपके ऊपर है, राइट। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये सिर्फ MP के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये वीडियो। ऐसा नहीं है कि MP CHO के पेपर्स अगर मैं सॉल्व करवाने बैठी हूँ तो इसका मतलब ये सिर्फ MP CHO के बच्चे देखेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। सो आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग वेरी क्लियरली हियर कि यहाँ पे जितने भी CHO बनने वाले हैं इंडिया में, चाहे वो राजस्थान के लिए हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर से हों, तो कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो CHO का जॉब जो है ओवरऑल इंडिया में सेम है। CHO बनाने का जो पर्पज़ है वो सेम है कि कम्युनिटी लेवल पे किस तरीके से हेल्थ को मेंटेन करना है ना। सो ओवरऑल सिलेबस भी उसका सेम रहने वाला है, टॉपिक्स भी सेम रहने वाले हैं, तो जो क्वेश्चंस आएंगे ऑब्वियस सी बात है वो भी सेम ही आएंगे 100%। तो अगर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए इस चीज़ को लेके कि आपको क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे। एक चीज़ डिफरेंट हो सकती है, वो है कि करंट अफेयर्स, राइट। सो करंट अफेयर्स का एक 10 मार्क्स तक का रोल रहता है CHO के पेपर में। 10 मार्क्स के करंट अफेयर यानी कि 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर के आते हैं। सो डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि अगर उन 10 क्वेश्चंस को लेके आप वरीड हैं तो बिल्कुल वरी मत करिए। उन 10 क्वेश्चंस के लिए आपको अपने स्टेट का थोड़ा बहुत जीके पता होना चाहिए, और थोड़ा बहुत जीके आपको ओवरऑल इंडिया का जो अभी करंट चल रहा है कुछ वो पता होना चाहिए कि इंडिया में अभी मतलब रिसेंटली जैसे अभी प्रेजेंट में कौन हेल्थ मिनिस्टर है, इस तरीके से, या किसी किसी फेमस पर्सनालिटी की डेथ हो गई रिसेंटली, तो ऐसा कुछ, तो वो मैं कहूँगी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गए कुछ मेन पॉइंट्स जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। अब चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहता है।
वेट, तो यू कैन सी क्लियरली कि आपको 120 मिनट्स का टाइम मिलता है और 100 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट का टाइम है। आपको ओवरऑल मतलब ऑन एन एवरेज 1 मिनट में 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और 20 मिनट आपको अपने रिवीजन मतलब कि एक बार गो थ्रू होना है पेपर के उसके लिए। सो आई थिंक 1 मिनट 1 क्वेश्चन के लिए बहुत ही मोर देन इनफ है, क्योंकि यहाँ पे जो CHO में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन आप देखोगे पेपर में डायरेक्ट होंगे बेस्ड ऑन योर मेमोरी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हु इज़ द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपका वही GK आ गया। तो जो मैं कह रही थी वही बात हो गई यहाँ पे, हु इज़ द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस कभी भी नहीं पढ़ने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आप कहीं से भी पिकअप कर रहे हो, किसी भी साइट से ले रहे हो, किसी भी टेलीग्राम चैनल से ले रहे हो, आपको इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी वो आंसर नहीं लर्न करना है जो दे रखा है, ठीक है। क्योंकि अभी गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हो सकता है चेंज हो गए हो, तो आपको वो रिसेंट पढ़ना है। और अगर आप यूपी के स्टूडेंट हो तो यूपी का गवर्नर पढ़ना है। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग टच नहीं करेंगे, ठीक है। देन हु इज़ PV सिंधु। अब PV सिंधु किसी स्टेट से स्पेसिफिक तो नहीं, पूरे इंडिया से के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। और PV सिंधु कौन है? बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम डेफिनेटली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। तो अगेन आप देख सकते हो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो थे, यहाँ पे आंसर हर्षवर्धन दे रखा है, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि अब हेल्थ मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं और मानसुख, हाँ जी, मानसुख करके उनका नाम है। तो आप एक बार देख लेना, मान सुख जी जो हैं वो अभी नए हेल्थ मिनिस्टर हैं। और अगर 1 या 2 साल बाद ये वीडियो देखा जाता है, मे बी तब तक कुछ और चेंजेस भी आ सकते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स में, है ना। सो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप कभी भी जो ऑप्शन दे रखा है उस पर आप बिल्कुल ना जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ डे कब आता है। तो देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको आंसर आता होगा तो आपको आई थिंक 10 सेकेंड भी नहीं लगने वाले। तो 7 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं आपके सामने। इन दोनों स्टेटमेंट में से क्या है जो सही नहीं है। सॉरी, 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं ये और पूछा गया है कि क्या सही नहीं है। सो क्रिकेट इज़ नॉट द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, क्या सही नहीं है आपसे ये पूछा गया है। व्हाट इज़ नॉट ट्रू। तो बाकी जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। क्रिकेट इज़ नॉट द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, ये बात सही है क्योंकि क्रिकेट नेशनल गेम नहीं है इंडिया का, राइट। क्या है? हॉकी है। साइना नेहवाल इज़ नॉट द प्रेजेंट वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियन, ये बात भी सही है। PT उषा हैज़ वॉन अ गोल्ड मेडल इन 100 मीटर रेस इन ओलंपिक्स, ये बात भी सही है। तो क्या कौन सी बात सही नहीं है? दैट इंडिया इज़ नेवर वॉन अ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक हॉकी, ठीक है। सो करंट अफेयर से जल्दी जल्दी एक बार हम लोग होके मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है कि विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको पता करना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। सो हम देखेंगे, डेंगू इज़ अ मॉस्क्यूटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, सही है। ये तो डेंगू तो H1N1 से होता है और वायरल बॉर्न इन्फेक्शन है, ठीक है। मलेरिया इज़ अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, ये गलत है क्योंकि मलेरिया इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इसीलिए हमको ब्लड की स्क्रीनिंग भी करनी पड़ती है कि कहीं उसमें मलेरिया ना हो जाए दूसरे पर्सन को, है ना। H1N1 इज़ नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद स्वाइन फ्लू, ये बात भी गलत है। एंड टाइफॉइड डज नॉट स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, ये बात भी गलत है क्योंकि टाइफॉइड जो है वो फैलता है फूड और ड्रिंकिंग वाटर अगर कंटामिनेटेड है, गंदा है, तो उससे टाइफॉइड फैलता है। जबकि यहाँ पे दे रखा है कि डज़ नॉट स्प्रेड, है ना। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी और आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। सो डायरेक्ट क्वेश्चन एंड डायरेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, इसका आंसर हो जाएगा लिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ राफेल, सो ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है ये, पाकिस्तान में लोकेटेड है। पता होगा तो आप चुटकियों में दे दोगे आंसर, नहीं पता होगा तो आप स्किप कर देना। कोई वैसे आप दे भी सकते हो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आई थिंक अभी तक तो नहीं है। देन व्हाट इज़ अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में आंसर मांगा गया है 98.6 हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, और 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा अगर सेल्सियस में पूछा गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड और ऑर्गन डज नॉट वर्क इन राइट इन टाइप 1 डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ में सो यहाँ पे कौन सा ऑर्गन एसोसिएटेड है डायबिटीज़ से, तो आपका आंसर हो जाएगा पैनक्रियास। नेक्स्ट है, पुअर आउटपुट ऑफ यूरिन इज़ नोन एज, क्वेश्चन नंबर 13, ये है क्वेश्चन नंबर पड़े हुए हैं यहाँ पे ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, पुअर आउटपुट ऑफ यूरिन, यूरिन का अगर आउटपुट कम आ रहा है, अगर नॉर्मल आउटपुट से कम आउटपुट यूरिन का आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं, ओलिग्यूरिया, और जो कि कितना कम होता है, लेस देन 400 ml पर डे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में पूछा गया है, विच सेल्स सिक्रीट एंटीबॉडी, कौन से सेल्स जो हैं जो एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के अंदर भी पूछें कौन से, बी या टी, तो आपका आंसर हो जाएगा बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स पहले प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, और प्लाज्मा सेल्स जब बन जाते हैं तो उसके बाद प्लाज्मा सेल्स हमारे एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर में रिजल्ट इन, ठीक है, बहुत टाइम से किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं, उसको कार्डियोमेगाली भी हो सकती है, कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हार्ट अटैक होगा। हार्ट अटैक होने के मतलब मोस्ट कॉमनली इन तीनों फैक्टर्स में से अगर देखा जाए तो मोस्ट कॉमन जो है लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर के लोगों में मोस्ट कॉमनली हार्ट अटैक देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ट्रैकिया, लंग्स एंड, बहुत ही आसान आंसर है इसका डायफ्राम, क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से बहुत आसान है, क्योंकि पैनक्रियास, ईसोफेगस, लिवर ये तो आपके जीआई ट्रैक से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय, तो यहाँ पे पूछा गया कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व आता है, आपका आंसर हो जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, सपोज ये है आपका राइट एट्रियम, ये आपका हार्ट है, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल एंड ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। सो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में आने वाला जो वॉल्व होगा वो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो आने वाला वॉल्व होता है वो होता है आपका बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको कि हम बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। सो बाइकस्पिड वॉल्व इज़ ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, a band of tough flexible connective tissue which connects two bones together is known as, so आपका आंसर हो जाएगा which connects two bones or cartilage or hold together joint is called, आपका आंसर हो जाएगा लिगामेंट। सिंपली ये पूछा गया कि दो बोन्स को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लिगामेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाता सपोज और पूछ लिया जाता कि बोन को मसल से जोड़ने वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, बोन को मसल से जोड़ने वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाता है टेंडन, राइट। यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि टेंडन की टीयरिंग को या टेंडन पे जो चोट आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसका आंसर होता है स्ट्रेन, एंड लिगामेंट की इंजरी को हम बोलते हैं स्प्रेन,
ठीक है, तो ये आपके 2-4 क्वेश्चन और होते जा रहे हैं एक क्वेश्चन के साथ साथ में। तो अगर सपोज़ आज आप 50 क्वेश्चंस करके चलते हो इस वीडियो से, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको 200 क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ट्रू क्या है, मतलब ये 4 जो लाइन्स हैं इनमें से ट्रू क्या है, यानी कि जो 3 होंगी वो तो गलत ही होंगी। सो ड्यूडेनम इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल गलत है, पार्ट तो है। इलियम इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी गलत है, क्योंकि ड्यूडेनम आएगा, फिर जेजुनम आएगा, फिर इलियम आए, है ना, यही सीक्वेंस होता है ना, DJI, सबसे पहले ड्यूडेनम, जेजुनम, देन इलियम। सो ये भी गलत है। सो आपका राइट ऑप्शन होता है सेकेंड ऑप्शन, दैट इज़ डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 20, मूविंग आर्म टूवर्ड्स द बॉडीज मिड लाइन। ठीक है, अगर आप अपनी आर्म को बॉडी की मिड लाइन की तरफ मूव कर रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं, एडक्शन। यहीं अगर क्वेश्चन को घुमा दिया जाए और बोला जाए कि मूविंग आर्म अवे फ्रॉम द बॉडीज मिड लाइन, तो उसका आंसर हो जाएगा एबडक्शन। ठीक है, बॉडी के पास लाना एडक्शन होता है और बॉडी से दूर ले जाना आर्म को एबडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू टेक सर्वाइकल स्मीयर। सर्वाइकल स्मीयर के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका एयर्स स्पैचुला। ये एक स्पैचुला होता है जो कि वुड का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, और इस स्पैचुला की मदद से आप जो ट्रांजिशनल जोन है वहाँ से आप स्मीयर ले लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ऑल आर इंक्लूडेड इन हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। सो यहाँ पे हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स दे रखे हैं प्रेगनेंसी के, और पूछा गया कि कौन कौन से आते हैं और कौन सा नहीं आता है। सो प्रीएक्लैम्शिया भी आता है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज्ड प्रीएक्लैम्शिया भी आता है, एंड जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी आता है। सो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी वीक्स डज अ टिपिकल प्रेगनेंसी लास्ट। सो एक टिपिकल प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन कितनी होती है, 40 वीक्स। ठीक है, और अगर मोर करेक्टली बोला जाए, बहुत ही करेक्टली कोई पूछे, तो 41 वीक्स प्लस 6 डेज बोलोगे आप। तो क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए हम 40 वीक्स पे टिक लगाएंगे, लेकिन 42 पे नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे 41 वीक्स प्लस 6 डेज है, 42 वीक्स नहीं है, तो हमारा आंसर 40 वीक्स होगा। ठीक है, अगर डेज़ में कोई पूछेगा तो डेज़ में 280 डेज हमारा आंसर हो जाएगा ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़। सो अमंग ऑल, ये 4 ऑप्शंस में से जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो है आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया, और जिसकी वजह से काफ़ी सारी डेथ हो जाती हैं, और इसीलिए अनीमिया मुक्त भारत एक प्रोग्राम चलाया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, और जिसके अंदर बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, आप पढ़ सकते हो, है ना। फीटल टैकीकार्डिया इज़ डिफाइंड एज फीटल हार्ट रेट ग्रेटर देन। तो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट आपका होता है, अगर नॉर्मल पूछा जाएगा तो नॉर्मल होता है 120 से 160। तो 160 से अगर ऊपर जाएगा तो उसे हम टैकीकार्डिया में रखेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 160 से 180 अगर हार्ट रेट मिल रहा है फीटस का तो वो फीटल टैकीकार्डिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैड spontaneous abortion. The nurse's priority should be assessing the client for, so client को हुआ है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अब नर्स की सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है, क्या चेक करेगी सबसे पहले नर्स, तो सबसे पहले नर्स ध्यान देगी हैमरेज के ऊपर कि हैमरेज तो नहीं है, हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में वुमेन हु हैज़ अ हीमोग्लोबिन लेवल बिलो वॉट, यहाँ पे आपको फिलअप करना है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज़ कंसिडर्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम सीवियर एनीमिया। सो नॉर्मली अगर 11 ग्राम पर DL, ठीक है, 11 ग्राम पर DL से कम है हीमोग्लोबिन, तो उसको हम कहते हैं अनीमिया इन प्रेगनेंसी, यानी कि पैथोलॉजिकल अनीमिया। अब उसके अंदर भी कैटेगरी आ जाती हैं कि सफरिंग फ्रॉम सीवियर अनीमिया एंड वेरी सीवियर अनीमिया। सो अगर लेस देन 7 चला जाए तो सीवियर अनीमिया बोला जाएगा, और लेस देन 4 चला जाए, ठीक है, यूनिट आप याद रखोगे, यूनिट क्या है, 4 ग्राम
पर DL तो 4 ग्राम से भी नीचे चला जाता है तो उसे हम वेरी सीवियर अनीमिया बोलेंगे। अनीमिया कब बोलेंगे? जब 11 ग्राम पर DL से कम है। आया समझ में? तो नॉर्मली 11 ग्राम जो है वो कट ऑफ रेंज है। 11 ग्राम पर DL से ऊपर है तो वो पैथोलॉजिकल अनीमिया नहीं है। 11 ग्राम पर DL से नीचे गया तो वो अनीमिया है। 7 से भी नीचे चला गया तो वो सीवियर अनीमिया है, और 4 से भी नीचे चला गया तो वो वेरी सीवियर अनीमिया है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा <<7, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि सीवियर एनीमिया किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, द फॉलोइंग शुड बी टेस्टेड एट एवरी ANC विजिट। मतलब एंटीनेटल विजिट पर, एंटीनेटल केयर क्लिनिक पे जो विजिट होती है तो उस पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हर विजिट पे चेक होनी चाहिए, वो पूछा गया है। राइट तो कौन कौन सी चीज़ें हो जाएंगी? हीमोग्लोबिन, यूरिन, शुगर एंड प्रोटीन। ये आपका आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है हर एक बार, यूरिन, शुगर, प्रोटीन, और इसके अलावा सिफिलीस के लिए चेक करोगे आप, और सिफिलीस के अलावा आप RH इनकम्पैटिबिलिटी भी चेक करोगे अगर वो वुमेन की पहली विजिट है तो। लेकिन एवरी ANC विजिट पे आप ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं जो आप चेक करोगे ही करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्लैम्पशिया क्या होता है बच्चों? एक्लैम्पशिया होता है प्री एक्लैम्पशिया प्लस कन्वर्शंस। ठीक है, सो प्री एक्लैम्पशिया प्लस कन्वर्शंस होता है आपका एक्लैम्पशिया। मतलब कि प्री एक्लैम्पशिया क्या हो जाएगा आपका? प्री एक्लैम्पशिया आपका वो कंडीशन है जिसमें कि आपको BP भी बढ़ा हुआ दिखेगा, 140/90 से ज़्यादा BP दिखेगा, और साथ में प्रोटीन यूरिया भी दिखेगा। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस हुई जो कि बनाएंगी प्री एक्लैम्पशिया। और अगर BP भी बढ़ा हुआ है, प्रोटीन भी दिख रहा है यूरिन में, और उसके साथ साथ अगर कन्वर्शंस भी हैं, ठीक है, कन्वर्शंस भी हैं उस वुमेन को झटके भी आ रहे हैं, तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी एक्लैम्पशिया। तो यहाँ पे वही लिखा है, हाइपरटेंशन भी, प्रोटीन यूरिया भी और कन्वर्शन भी, ये तीनों मिला के जब होगा एक साथ तो वो बन जाता है एक्लैम्पशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज है पोस्टपार्टम हैमरेज। तो पोस्टपार्टम हैमरेज तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम हैमरेज टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर, PPIUCD स्टैंड्स फॉर। तो PPIUCD का फुल फॉर्म बताना है आपको, एंड ये काफ़ी इजी है अगर आपने पढ़ रखा है, पोस्टपार्टम इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ओके, सो ये हो जाएगा आपका PPIUCD का फुल फॉर्म, पोस्टपार्टम इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा जो है बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव जो नहीं है? तो कॉन्डम एक बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है, बैरियर, ठीक है, बैरियर प्रोवाइड करता है। डायफ्राम एक बैरियर देता है, स्पर्म और ओवम के बीच में एक बैरियर बना लेता है। सर्वाइकल कैप भी एक बैरियर मेथड है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो एक हार्मोनल मेथड है, इसलिए आपका आंसर 3rd हो जाएगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्वेश्चन नंबर 33, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैन हैव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या होता है? तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या क्या मिलता है आपको? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं आपकी बच्चों ये जो माला N, माला D है ना, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में आती हैं। इनके अंदर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन वाला जो मतलब एक तरह का पिल ऐसा भी मिलेगा जिसमें आपको दोनों भी मिल सकते हैं, और कुछ पिल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको प्रोजेस्टेरॉन ओनली भी मिल सकता है। सो बेस्ट आंसर इसका रहेगा बोथ ऑफ दीज। ठीक है,
डोजेस के लिए अगर बात करें तो आपको ईस्ट्रोजन मिलता है जो इथाइल एस्ट्राडाइल की फॉर्म में मिलेगा, और ये मिलेगा आपको 30 माइक्रोग्राम। और अगर प्रोजेस्टेरोन देखा जाए तो ये आपको मिलेगा 150 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, वॉट डू मेल कॉन्डम्स ऑफर दैट अदर फॉर्म्स ऑफ बर्थ कंट्रोल डू नॉट। ऐसा क्या खास है मेल कॉन्डम में जो कि और बाकी के सारे बर्थ कंट्रोल मेजर्स नहीं दे पा रहे हैं। सो इसमें बेस्ट प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे HIV है, सिफिलीस है, तो इसके लिए सबसे अच्छा प्रोटेक्शन जो है वो एक मैकेनिकल बैरियर मेथड से मिलता है, और जिसके अंदर जो सबसे बेस्ट है वो है मेल कॉन्डम। नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, क्वेश्चन नंबर 35, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। ठीक है, ये बहुत बार आ चुका है, ये क्वेश्चन भूल के भी मिस मत करिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ सैम। ये एज इट इज़ उठ के आ गया था ये क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ सैम क्या होता है? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन होती है इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, बेबी इज़ कॉल्ड एन इन्फेंट अप टू वॉट एज। तो एक बच्चा है, अगर वो 28 दिन तक है तो उसको हम 28 दिन तक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? आपको पता होगा, नियोनेट बोलते हैं। और 1 साल तक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 ईयर। ठीक है, अगर कोई पूछे अर्ली नियोनेट किसे कहते हैं, तो 7 दिन तक के बच्चे को अर्ली नियोनेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। किसकी डेफिशिएंसी से होता है? बहुत ही ईजी है, विटामिन डी। विटामिन ए से ज़ीरोप्थैल्मिया, विटामिन बी में तो पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसमें B1 से लेके B12 तक अलग अलग बीमारियां कराते हैं सारे, अगर कम हो जाए तो। विटामिन सी से आपको सबसे अच्छा क्या याद आएगा? स्कर्वी। ठीक है, कमी हुई तो स्कर्वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द साइन ऑफ सीवियर निमोनिया। सीवियर निमोनिया हम कब कहेंगे? सो बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पूछा गया, जो न्यू अपडेट है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर यहाँ नहीं है। देखो, निमोनिया को कैसे क्लासीफाई किया गया है, जो न्यू अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग एक तो निमोनिया रखा गया है कि या तो किसी बच्चे में हमें निमोनिया मिलेगा, करेक्ट, और या तो हमें सीवियर निमोनिया मिलेगा, है ना। सो निमोनिया में रखा गया है अगर उसको टैकिपनिया भी हो रहा है, मतलब ब्रीदिंग रेट उसका हाई है। मैं दोबारा लिख देती हूँ, निमोनिया के अंदर टैकिपनिया को और चेस्ट इनड्रॉइंग को रखा गया है। ठीक है, अगर चेस्ट इनड्रॉइंग हो रही है और टैकिपनिया है तो हम निमोनिया बोलेंगे। और हम सीवियर निमोनिया कब बोलेंगे? सीवियर कब बोलेंगे? सीवियर निमोनिया जब ये दोनों तो हो ही रहा है, टैकिपनिया भी है, मतलब ब्रीदिंग रेट हाई ब्रीदिंग रेट है, चेस्ट इनड्रॉइंग जो पसलियाँ हैं वो अंदर बाहर होते हुए दिख रही हैं बच्चे की, और प्लस डेंजर साइंस भी दिख रहे हैं, तो तब हम उसे सीवियर निमोनिया बोलेंगे। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे डेंजर साइंस तो है ही नहीं, तो यहाँ पे हम सारे ऑप्शंस को इंक्लूड करेंगे, और यहाँ पे जो बेस्ट आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर बेटर ऑप्शन, अगर यहाँ पे सपोज़ रेस्टलेसनेस ना लिखा होता और डेंजर साइंस ऑफ निमोनिया लिखा होता, तब जाके ये ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही आंसर बनता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विच डिजीज़ इज़ नॉट ट्रांसमिटेड मेनली बाय फीको ओरल रूट। तो फीको ओरल रूट से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं वो तो आपको पता है, लेकिन कौन सी नहीं होती है वो इस क्वेश्चन में पूछा गया। सो कोलेरा होती है, हेपेटाइटिस ए गंदे पानी, सॉरी हेपेटाइटिस ए फीको ओरल रूट से होगा, एंट्रिक फीवर भी होता है, तो मीज़ल्स है जो कि फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट नहीं होता है, तो आंसर आपका मीज़ल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, विटामिन ए सोल्यूशन प्रोटेक्ट चिल्ड्रन अगेंस्ट। ठीक है, विटामिन ए किस बीमारी से बचाएगा बच्चे को? तो विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होगी, जाहिर सी बात है विटामिन ए देंगे तो वही बीमारी से बचाएगा ना, तो ज़ीरोप्थैल्मिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू डायरिया इज़। तो डायरिया की वजह से अगर डेथ हो रही है तो उस डेथ
के पीछे सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहेगा? मोस्ट कॉमन कॉज रहेगा डिहाइड्रेशन। तो इसीलिए अगर कोई पेशेंट है जिसको डायरिया है, अगर वो आपके पास आता है तो सबसे पहले आप उसे एंटीबायोटिक्स भी इवन देने से पहले आप उसे उसको रिहाइड्रेट करोगे, और रिहाइड्रेट करने के लिए आप उसको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करोगे उसके, ठीक है। तो इवन आपकी जो प्रायोरिटी एक्शन रहेगा वो होगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस, और उसके बाद आप उसे एंटीबायोटिक्स दोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, कॉप्लिक्स स्पॉट किस में देखने को मिलते हैं? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये बहुत फेवरेट भी है सी एच ओ वालों का। तो कॉप्लिक्स स्पॉट देखने को मिलते हैं आपको मीजल्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज़ LBW? लो बर्थ वेट। सो व्हाट इज़ लो बर्थ वेट? लो बर्थ वेट क्या होता है? इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम पहले नॉर्मल वेट देखेंगे। नॉर्मल वेट होता है 2.5 से 3.5 kg। सो कोई न्यू बॉर्न है, बच्चा पैदा हुआ है, उसका नॉर्मल वेट 2.5 से 3.5 kg के बीच में है तो वो नॉर्मल वेट माना जाएगा। अगर उस बच्चे का वेट 2.5 से कम है, ठीक है, लेकिन कितना है 1.5 से 2.5, मतलब 2.5 से तो कम ही हुआ, लेकिन रेंज बता रही हूँ, अगर 1.5 से 2.5 के बीच में है सो हमने उसको लो बर्थ वेट बोलना है। यानी कि अगर मोटा मोटा कोई पूछेगा तो 2.5 kg से कम हुआ ना, तो आप लो बर्थ वेट में बोलोगे। अगर उस बच्चे का वेट 1.5 से भी कम है, मतलब 1 से 1.5 kg के बीच में है, तो वो आपका वेरी लो बर्थ वेट बोला जाएगा, ठीक है। और अगर उस बच्चे का वेट 1 kg से भी कम है तो हम उसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। क्लियर हो गया? नॉर्मल 2.5 से 3.5 है। अगर कोई आपसे कुछ भी ना पूछे, ये सारी कैटेगरी ना पूछे, सिर्फ लो बर्थ वेट पूछे, तो आपको बोलना है कि 2.5 kg से कम का बच्चा लो बर्थ वेट होता है। अगर कोई डीपली पूछ ले वेरी लो बर्थ वेट किसे कहेंगे, तो आप बोलोगे कि 1 से 1.5 kg का जो बच्चा हो रहा है उसको हम वेरी लो बर्थ वेट बोलेंगे। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट किसे बोलेंगे? जो 1 kg से भी नीचे हो रहा है उसको हम एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच इज़ नॉट द वायरल इन्फेक्शन? सो इनमें से कौन सा है जो वायरल इन्फेक्शन नहीं है? हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन है, मीजल्स होता है पर्वोवायरस से, चिकन पॉक्स आपका वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो बचा कौन सा है? ये हीमोफिलस बी, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, ये बैक्टीरिया से होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, वैक्सीन्स शुड बी स्टोर्ड एट व्हाट टेम्परेचर? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे हम वैक्सीन्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर कोई पूछ ले कि मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर माइनर रिएक्शंस ऑफ DPT वैक्सीन एक्सेप्ट, ठीक है। कौन कौन से ये जो ऑल आर माइनर रिएक्शंस ऑफ DPT वैक्सीन एक्सेप्ट, तो माइनर रिएक्शंस हैं DPT वैक्सीन के, माइल्ड फीवर होना आता है, थोड़ा बहुत फीवर, पेन थोड़ा बहुत होता है इंजेक्शन साइट पे, एक्सेसिव क्राइंग होती है, सो रैशेस जो है वो आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि एक्सेप्ट पूछा गया है ना। क्वेश्चन नंबर 48 में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज ऑफ BCG वैक्सीन फॉर अ 3 month ओल्ड बेबी। 3 month ओल्ड बेबी के लिए BCG वैक्सीन का सबसे पहले रूट बताना है, तो रूट क्या होता है? इंट्राडर्मल होता है, और फिर डोज बताना है, डोज क्या हो जाएगा? 0.1 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 है डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन। तो रोटा वायरस वैक्सीन का डोज रहता है 5 ड्रॉप्स। 5 ड्रॉप्स अगर क्वेश्चन में ना हो तो 5 ड्रॉप्स इज़ इक्वल टू 1 ml होता है, तो आपको वो वैसे भी पूछ सकते हैं।
सो डोज होता है 5 ड्रॉप्स और रूट कौन सा होता है, ओरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, आफ्टर विच एज BCG वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन। ठीक है, तो कौन सी एज है जिसके बाद BCG वैक्सीन नहीं दे सकते, तो 1 साल के बाद BCG वैक्सीन आप नहीं दे सकते हो। सो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस से आपको 50 क्वेश्चंस करने के बाद आपको खुद को इवैल्यूएट करना है कि आपसे खुद से कितने क्वेश्चंस हो रहे थे। इसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन थी क्वेश्चंस के साथ साथ में, वहाँ से कोई न्यू पॉइंट है तो उसे नोट डाउन करना है। एक पतली सी नोटबुक बना लीजिए मेरे अकॉर्डिंग तो, और जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहे हैं और उनके बीच बीच में से जो भी पॉइंट मिल रहा है वो आप लिखते जाइए। कोई भी चीज़ जो छूट गई हो या फिर जल्दी जल्दी में आपको समझ में ना आई हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वहाँ पे जितने हो सकेगा पॉसिबल मैक्सिमम कमेंट्स का आंसर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी और डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो आई थिंक आज का सेशन हम यहीं 50 क्वेश्चंस पे क्लोज़ करते हैं, क्योंकि वरना ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमें ऐड कर सकते हैं। सो टेलीग्राम ग्रुप में ग्रुप भी है हमारे पास और टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो के नीचे जो इस तरह से सिंबल बना रहेगा उस पर आप क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। वहाँ से आप हमारे चैनल को या हमारे ग्रुप को या इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी आप हमसे ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी कुछ हम हमारे साथ पूछना है या फिर कुछ भी दिक्कत है वो सब शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का एडवांटेज ये है कि चैनल पे आपको सारा मटेरियल मिल जाता है, बुक्स PDF सब कुछ सीक्वेंस में मिल जाता है, और साथ ही साथ एक स्टैंडर्ड जो लेवल की बुक्स हैं वो भी आपको सारी अच्छे से एक लाइन से सीक्वेंस में मिल जाती हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी टॉपिक है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, वो भी आप मुझसे सेपरेटली पूछ सकते हो। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ते रहो और रिवाइज करते रहो कॉन्सेप्ट्स बस, ठीक है। और बाकी तो ऑल द बेस्ट।